चार धाम आज का तो नहीं है, चार धाम तो सदियों से है। तो अगर आप बोलें कि यहाँ के मूल निवासी कौन है, फिर वो बहुत लंबी बात हो जाती है। जिसको इतिहास का पता नहीं, उसे वर्तमान का पता नहीं चल सकता। क्या है गोरखाली समाज का इतिहास उत्तराखंड के दृष्टिकोण से? तब कोई बॉर्डर नहीं था, कोई नेपाल नहीं था, कोई इंडिया नहीं था, तो तब से लोगों का आना जाना पहाड़ों से नीचे नीचे से ऊपर। तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक था कि हिमालय क्षेत्र को संगठित करना। अगला जो इलेक्शन है वो पेड़ों के हिसाब से होगा। कहीं ना कहीं यह महसूस होता है कि व्यक्ति तीर्थाटन की जगह प्रकृति से खिलवाड़ करने के लिए लगातार उत्तराखंड आता है। सब कुछ लुटा के जीता तो क्या जीता। मार्ग को लेके हम या तो चंडीगढ़ भागते थे या दिल्ली भागते थे। सुंदरता को नष्ट करके आप और सुंदर क्या बनाना चाहते हैं? राजपुर शहर देहरादून से पहले बसा हुआ है। नमस्कार थापा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद आपने बुलाया यहाँ पे। अच्छा थापा साहब, आप कब से देहरादून में हैं? बाई बर्थ आप देहरादून से हैं या आप नेपाल, क्योंकि आप गोरखाली समाज से हैं तो आप नेपाल से आते हैं? बाय बर्थ देहरादून में मेरा बर्थ हुआ है जी, क्योंकि मेरे पिताजी वो भी इंडियन आर्मी में थे, तो उनका भी जो है बर्थ इंडिया का ही है। उनका बर्थ जोधपुर का है। जब जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान का, जी। तो क्योंकि उस टाइम पे ये पार्टीशन से पहले की बात है, तब मेरे दादाजी वो भी आर्मी में थे। तो जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो फिर वो पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान में थे, तो पार्टीशन के बाद वो जब इधर आए तो जोधपुर में आके उन्होंने वहाँ पे महाराजा जोधपुर के वहाँ पे जो उनके साथ सर्विस की। तो इस कारण से पिताजी का जन्म भी जो है जोधपुर राजस्थान में हुआ था। तो उसके पहले जो आपके फोर ग्रैंडफादर है तो वो कभी आए होंगे। और देहरादून आप कब से हैं? देहरादून तो तभी से है जब पार्टीशन से ही है। अच्छा, पार्टीशन के बाद पहले के, उससे पहले से पहले की है, क्योंकि जो हमारे जो ज़मीन के पेपर वगैरह वो सभी देखा जाए तो आज हम उर्दू में लिखे हुए सारे, उस टाइम वही चलती थी। तो क्या है गोरखाली समाज का इतिहास उत्तराखंड के दृष्टिकोण से? देखिए, जितना मुझे पता है जी, तो मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर और पीछे चले जाएं हम कुछ सदियों पहले, तो 18वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ थे जी, जिसको सेंट वॉरियर बोलते हैं हम लोग जी। तो उनके अंडर में गोरखा लोग जो थे वहाँ से उनके साथ उनकी पूजा करते थे, उनके साथ रहते थे। आज भी नेपाल में है उनका काफ़ी बड़ा मठ है वहाँ पे जी। और गोरखपुर अपना जो उत्तर प्रदेश में वहाँ तो है ही है। तो आप ये समझिए, ये तब से जो है, तब कोई बॉर्डर नहीं था, कोई नेपाल नहीं था, कोई इंडिया नहीं था, तो तब से लोगों का आना जाना पहाड़ों से नीचे नीचे से ऊपर ये चलता रहा होगा, ऐसा हाँ, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि तिब्बत की एक सांस्कृतिक विरासत और गोरखानाथ की एक सांस्कृतिक विरासत दोनों ही नेपाल में मिली तो एक नई धारा का जन्म हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं। और यहाँ से भी जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से भी जब लोग गए, क्योंकि हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे चार धाम है। चार धाम आज का तो नहीं है जी, चार धाम तो सदियों से है। बिल्कुल। तो जब से चार धाम है तब से लोग यहाँ आ रहे हैं, हर प्रांत से, हर देश स्टेट से आ रहे हैं। और कुछ आए, कुछ वापस चले, कुछ यहाँ बस गए। तो इस तरह से यहाँ का डेमोग्राफी जो है हमेशा जो है लोगों का आना जाना लगा ही हुआ है। तो अगर आप बोलें कि यहाँ के मूल निवासी कौन है, फिर वो बहुत लंबी बात हो जाती है। बिल्कुल अलग चीज़ है वो। तो तब से ये लोग यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं कि ये अभी 18वीं सदी में आए, उन्होंने लड़ाई जीती है। 1670 में ये लोग आ चुके थे और उनसे पहले पुर्तगी आए थे, डच आए, फ्रांसीसी आए। ये सब इंडिया के कोस्ट में बैठे हुए बिजनेस कर रहे थे 16वीं सेंचुरी से। और फिर ऊपर से नेपाल से जो ग्रेटर नेपाल लेके जो पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने जो कुमाऊं गढ़वाल को लिया 1801, 2 में, 3 में। उसके बाद फिर 1814 तक जब यहाँ पे राज रहा, तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक था कि हिमालय क्षेत्र को संगठित करना, उसके आगे नहीं जाना है। तो उसका उदाहरण मैं आपको देहरादून में, जैसे यहाँ पे देहरादून का
जो कमांड था जी वो वीर बलभद्र कुंवर के हाथ में था, जी, जिन्होंने नालापानी के युद्ध में भी जिनके नाम पे खलंगा खलंगा लगा है। जी। तो वो यहाँ पे थे और उन्होंने अपना जो राज फैलाया था यहाँ पे, वो आपको पता है मोहन की जो घाटी है, जी डाटकाली के जो टनल है, वहाँ तक रखा था। उसके उससे आगे नहीं था। आगे नहीं बढ़े वो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिमालय क्षेत्र को ही संगठित करना था। तो उस पहाड़ी एरिया के नीचे वो लोग गए नहीं कभी, तो वहीं तक रखा था। अग्रिम चौकी वहीं थी उनकी, डाटकाली भद्रकाली मंदिर उन्होंने स्थापित किया था, उसके इसके आगे नहीं जाना है। तो ये एक उदाहरण है इस क्षेत्र का कि वो पहाड़ छोड़ के नीचे नहीं गए। तो पहाड़ी क्षेत्र उन्होंने तो एक संगठित करने का जो उद्देश्य था, बस उस उद्देश्य से वो लोग यहाँ तक पहुँचे थे। और वैसे ही अगर आप चले जाएं हिमाचल साइड में, तो सतलज के किनारे तक वो गए, सतलज के आगे वो जो पंजाब लग जाता उधर नहीं गए। फिर वो जब महाराजा रंजीत सिंह थे उनके क्षेत्र में नहीं घुसे, तो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ ख़त्म हो गया, प्लेन में वहाँ पे भी नहीं गए, ऊपर ही ऊपर रहे वो हिमाचल के। तो ये उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य से लोग यहाँ पे पहुँचे। लेकिन जब 1814 की पहली लड़ाई हुई थी एंग्लो गोरखा वॉर, उससे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी सरकार जो मेरठ दिल्ली में थी, उनसे गोरखा सैनिकों के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। वो आते थे, परमिशन लेते थे, आते थे, सर्वे करने आते थे और माउंटेनियरिंग करने आते थे। तो और जगह जगह का जो है वो लोग रेकी करते थे, तो वो मिलते थे और कोई लड़ाई का ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मराठास के साथ मिलके उन्होंने टीपू सुल्तान, हैदर अली, उनको वहाँ लड़ाई में बिजी थे। मैसूर की फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर, सेकंड बैटल ऑफ मैसूर, थर्ड बैटल ऑफ मैसूर वहाँ हुआ। फिर जो है ऊपर हैदराबाद आए, तो वहाँ पे बंगाल में और इन जगह सब ये लोग बिजी थे, तो उनका ध्यान ऊपर आया नहीं कभी। जब वहाँ का थोड़ा सा कंट्रोल आ गया या कुछ कह लें काबू आ गया, तब फिर उनका ट्रेड के उससे तिब्बत व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्होंने चाइना और तिब्बत में जाने के लिए रास्ता मांगा था, जो रास्ता नेपाल के थ्रू था, जो उन्होंने दिया नहीं। तो वही कारण था युद्ध का, एंग्लो गोरखा युद्ध का। और दूसरा था जो उस समय का जो प्रचलन थी पूरे संसार में कि भाई लड़के जीतना है, चाहे आप यूरोप में देखो, चाहे अमेरिका में देखो, चाहे किसी भी देखो, कि बस अब सेना ले जाओ, युद्ध करो, लड़ो, ज़मीन कब्जा लो। चाहे हमारे देश में भी लोग आए, अरब से आए, जीते, लूटे, ले गए। तो वैसे ही जो वो था हर जगह यही चल रहा था। तो वो प्रचलन था उस समय का कि आओ, लड़ो, जीतो। और अंग्रेजी सरकार क्या था, जैसे बंगाल में पॉलिसी के बाद जीत गए, तो उन्होंने वहाँ के जो सैनिक थे जो अब बेकार हो गए थे, उन्हें कुछ ना कुछ काम देना था, तो अपने उसमें भर्ती कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव उनको दे दिया, अभी तुम हमारे लड़ो, हम तुम्हें पैसा देंगे। रोहिलास के साथ ऐसे ही किया, उनको अपने हराया और काम दे दिया, उनको अपने शामिल कर लिया। बंगाल को बिल्कुल तो ऐसे कर, तो ये प्रचलन था। वैसे ही जब नेपाल की जो सेना नेपाल से नीचे उतरी कुमाऊं में, गढ़वाल में, तो जब वहाँ के जो सैनिक थे हारने के बाद, जब वो किसी काम के नहीं थे, मतलब कोई काम नहीं था उनका, तो उनको भी इन्होंने अपनी सेना में शामिल किया। गढ़वाली सैनिक थे प्रद्युम्न शाह के, वो भी अब बच गए, क्या करना है भाई, तुम भी हम आप शामिल हो जाओ। हम तो मर्सनरी जिसको बोलते हैं कि पैसे के लिए लड़ना, तो उस तरह का चलन था। क्योंकि जैसे आज की सेना है कि आई कार्ड होगा, लिस्ट में नाम होगा, एनरोलमेंट होगा, वैसा कुछ नहीं था। आप आओ, लड़ो, पैसे लो, जब तक आप लड़ सकते हो, जिस दिन नहीं करना आप फिर। तो उस तरह के कुछ व्यवस्था थी उस टाइम पे, जो मैंने पढ़ा है और देखा है, जो मैं हिस्ट्री में भी काफ़ी शोध करता रहता हूँ। तो इस तरह का एक पिक्चर सामने आया मेरे, तो वो चीज़ ठीक है। तो उन्होंने लड़े, और जब यहाँ पे जब पता लगा कि भाई अंग्रेज अब उनकी नज़र हिमालय की तरफ है, तब फिर पहला जो एंग्लो गोरखा हुआ तो हमारे देहरादून में जो नालापानी क्षेत्र में खलंगा किला है, वहाँ पे हुआ।
ये एक मैंने आपको एक सीक्वेंस में थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बताया। बिल्कुल, आपने एक आइडिया दिया। अच्छा, आपकी इतिहास की जानकारी बहुत अच्छी है और इतिहास को देखने का आपका एक अपना एक अलग दृष्टिकोण है, तो मैं इसी उसमें बातचीत आगे करता हूँ। आप खलंगा के बारे में और इस प्रकार के जो और वार मेमोरियल उत्तराखंड में हैं, देहरादून में हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। खलंगा की युद्ध तो हम सबको पता है कि जो है नालापा में हुआ था जी। नेपाल की सेना थी, उनके साथ गढ़वाल कुमाऊं के कुछ लोग थे सैनिक, और कुछ लश्कर थे मददगार। और वो जो लड़ाई हुई थी 1814 में शुरू हुई थी। 24 अक्टूबर को पहला हमला हुआ था अंग्रेजों का नालापानी के खलंगा में, जो विफल हो गया, सक्सेस नहीं हुआ। फिर अगला अटैक हुआ था 31 अक्टूबर को, जिसमें उनके जो बहुत मशहूर जनरल थे, जनरल जिलेस्पी, रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी जो थे, वो जावा सुमात्रा में लड़ाई जीत के वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश को जमा के, फिर हैदराबाद में जो वेलोर, तमिलनाडु वेलोर है, वहाँ की जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ वेलोर, ब्रिटिश और वहाँ के जो साउथ के लोगों की, तो उसमें भी उन्होंने वेलोर को जीता था। तो उनको वेलोर का क्या कहते, एक तरह से उनकी भाषा में वेलोर का राजा या बोलते थे उनको। तो वो जनरल जब इधर आए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ भी वही होगा, पर अनफॉर्चुनेटली 31 अक्टूबर को जनरल जिलेस्पी की नालापानी में हत्या हुई लड़ाई के दौरान। साथ में एडीसी थे, उनको भी लेफ्टिनेंट ओहारा वो मारे गए, और बहुत ज़्यादा क्षति हुई उनकी, जितना उन्होंने सोचा था। अंग्रेज सेना की बहुत क्षति हुई, क्योंकि और सेना की कोई तुलना नहीं थी। गोरखा सेना सिर्फ 600 थे, जिसमें उनके लेडीज़ भी थी, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे 600 के अंदर। और अंग्रेजी सेना 350 के करीब थी, 3500 करीब थी। और उनके पास उस समय के तोप शोप जो भी हथियार थे, गन वगैरह, नेपाल सेना के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थे और ज़्यादा थे। तो उस वजह से भी जब उनकी हत्या हुई तो फिर वो लोग सब वापस चले गए देहरादून में। आम वाला और दम वाला यही था देहरादून उस टाइम, जो मैंने अभी तक किताबों में पढ़ा है और मैंने जो निष्कर्ष निकाला है। तो हमारे जो दरबार साहब हैं, वो ही था देहरादून। उसके बगल में जो पानी की टंकी है वो, और आपका जो खुड़बुड़ा, फिर जो हमारे सहारनपुर चौक में पृथ्वीनाथ मंदिर, और ये यही क्षेत्र था, इसी को देहरादून कहते थे। उसके अलावा देहरादून कुछ नहीं था जी। तो वहाँ से जो इतिहास में लिखा गया है कि देहरादून से नाला पानी जो था 5 किलोमीटर, और बाद में जब 1835 के आसपास एक जो लेफ्टिनेंट यंग थे, जो कर्नल यंग थे, जिन्होंने जो तेल भवन के सामने जो रोड है, यंग रोड भी बोलते हैं उसको, उनके नाम पे है वो, उन्होंने देहरादून बसाया। लैंडोर भी उन्होंने बसाया था। तो उन्होंने बाद में सेकंड गोरखास को रेस किया था सिरमौर में, नाहन में, और देहरादून में वो गोरखा बटालियन थी। तो सिरमौर, देहरादून उस समय सिरमौर के जुरिस्डिक्शन में आता था, सिरमौर के अंडर में कंट्रोल आता था सारा देहरादून। बाद में फिर ये कुमाऊं में चला गया, फिर बाद में ये नीचे सहारनपुर उसके अंडर में आ गया। जैसे जैसे प्रशासन बदली होते गए तो देहरादून अलग अलग उसके अंदर अलग अलग कंट्रोल में आता रहा। मैं आपसे ये जो कह रहा था, मुद्दा मेरा यही है कि जो देहरादून में उस समय अलग था, राजपुर अलग था, और राजपुर शहर देहरादून से पहले बसा हुआ था, अलग था। और जो नाला पानी का क्षेत्र है वो अलग था। ये आपका कहने का तात्पर्य है कि राजपुर एक अलग रियासत थी। खलंगा जिसे नाला पानी क्षेत्र कहते हैं वो एक अलग रियासत थी। देहरादून शहर एक अलग रियासत थी। जब कत्यूरी साम्राज्य जो कुमाऊं का था, उसने पूरे क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल किया हुआ था। कुमाऊं, गढ़वाल आज का, जौनसार, नेपाल, ये सब कत्यूरी के अंडर में था जी, कत्यूरी शासन। जो कत्यूरी कहा जाता है कि वो खस जाति के उत्पत्ति है वो। जब वो शासन टूटा, ये बात है 1400 ईस्वी की जी,
1400 सेंचुरी। तब उसके बाद जितने भी गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल, जितने भी छोटे छोटे राजा थे, ये अपने आप में स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र बट गए। तो गढ़वाल में ही अलग अलग हो गए, तो अलग अलग राज हो गया। तो उनमें क्या हुआ कि उसमें उन्होंने अपना अपना एक किला बनाया, गढ़ बनाए, 52 गढ़ बने, 52 गढ़ों को एक करके फिर एक राजा फिर बना। कोई 52 गढ़ बोला, कोई 64 गढ़ कहीं बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। तो उन 52 गढ़ में से नालागढ़ भी एक गढ़ है। गढ़वाल, आज के गढ़वाल हमारे मंडल का देहरादून में जो नाला पानी है, नालागढ़, वो भी 52 गढ़ में से एक गढ़ है। अच्छा। तो ये किला गोरखा ने नहीं बनाया, ये किला पहले बना हुआ है 1600 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में कभी। तो उसके लिए हमने देहरादून सर्कल आर्कियोलॉजी डायरेक्टर से भी बातचीत की हुई है। मैंने इसका थोड़ा सा करो यहाँ पे पता करो क्या है, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च और जो भी है ना जो उनकी प्रोसेस आप है। खलंगा विकास समिति से भी जुड़े हैं? जी, मैं ही देख रहा हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। अच्छा, खलंगा विकास समिति का। तो हमने उनसे बुलाया, उनको ले गए, वहाँ पे आए थे वो, देखा। जब खलंगा की लड़ाई ख़त्म हुई 30 नवंबर को 1814 में, तब अंग्रेजी सेना का बहुत बुरा हाल था। और उन्होंने उसमें लिखा था, उनके गजेटियर में लिखा हुआ है कि फेरिक विक्ट्री। फेरिक विक्ट्री मतलब सब कुछ लुटा के जीता तो क्या जीता। तो कहने का मतलब तहस नहस होने के बाद भी अगर जीता तो क्या जीता। तो फिर उसके बाद बलभद्र अपने 70 सैनिक के साथ वहाँ से निकल के फिर वो चले गए जौंटगढ़, कालसी में पड़ता है। जौंटगढ़ में वहाँ लड़ाई लड़ी। फिर वहाँ से वो निकल के गए जैतक, नाहन में। जैतक में रणजोर सिंह थापा, वहाँ फिर लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ। नाहन माने हिमाचल में? हिमाचल में जी। तो वहाँ जैतक में मैं 2 महीने पहले गया था जैतक फोर्ट देखने। वहाँ के जो अजय बहादुर सिंह हैं, जो राजा हिमाचल के, उन्होंने दिखाया, सब दिखाया, बताया। तो वो जैतक के किला को अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए। फिर बाद में जब सगुली संधि हुई ब्रिटिश और नेपाल के बीच में, तब जाके जब उन्होंने बोला कि ठीक है, 1/3 हिस्सा जो आपने जीता है हिमाचल का, तराई का, कुमाऊं का, गढ़वाल का, ये आपको हमसे वापस ले रहे हैं। तब सगुली संधि जब 1816 में हुई, तब जो नेपाल का बॉर्डर बना था वही बॉर्डर आज भी है। मतलब नेपाल देश का गठन जो हुआ बॉर्डर के हिसाब से 1816 में हो गया था। हुआ क्या, वो जो बोलते हैं ना अपने गढ़वाली में, ढाक के 3 पात, तो वहीं का वही है। बिल्कुल, ये पहाड़ हुई, नदी हुई, जंगल हुई, लोग अपने वो कर चले गए बेवक्त। तो वो एक सबक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसी चीज़ को, आपकी शिक्षा कहाँ की है? आप देहरादून से ही पढ़े हुए हैं? हाँ, अब पिताजी हमारे फौज में थे, तो हम भी उनके साथ साथ घूमते रहे, जहाँ जहाँ हुआ, जहाँ जहाँ जा सके उनके साथ। अच्छा। तो देहरादून से स्टार्ट हुई थी जी। और फिर उदयपुर में भी मैं पढ़ा हूँ, फिर मध्य प्रदेश सागर में मैं पढ़ा हूँ। तो जहाँ जहाँ गए उधर उधर हमने पढ़ाई अपनी करते रहे। तो देहरादून के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी है और आप पुश्तैनी रूप से यहाँ के रहते हैं, यहाँ के रहने वाले माने जाते हैं। आपने कहा कि आप 4 पीढ़ियों से ज़्यादा आपको देहरादून में हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर राजधानी बनने के बाद, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, जो राजधानी देहरादून का वर्तमान स्वरूप है और जो पुरातन स्वरूप है, उसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये तो बड़ा ऐसा सवाल है जिसका जवाब सबको पता है, लेकिन फिर भी 2 बातें मैं नहीं, 2 चीजें होती है। देखिए, एक तो यह है कि मैं जानता हूं आग पर हाथ डाल के जलेगा। हाँ। एक होता है कि आपका हाथ जल चुका है। हाँ। आपने हाथ जलता अपना देखा है, तो आपकी फीलिंग ज्यादा मेरे से बेहतर आएंगी। आपने देखा है। अब मैं किसी सरकार के ऊपर उंगली तो नहीं उठा रहा हूँ, चाहे कोई भी हो जी, पर जो भी सरकार रही है अपने उत्तराखंड बनने के बाद जी, और जो उम्मीदें थी कि हमारा उत्तराखंड बनेगा तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे, वैसा कुछ होता दिखाई दिया नहीं। जैसे सपने बुने थे लोगों ने। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है इन जनरल सरकार का जो नीति रहा है वो है
विकास तो है, पर विनाश के बाद विकास, विनाश और विकास। और आम जनता क्या चाहती है कि भाई संरक्षण हो और विकास हो। बिल्कुल, ये नीति, संरक्षण के साथ विकास हो, वो सबसे बेहतर है। विनाश करके विकास करना वो एक्सेप्टेड नहीं है, और वही हो रहा है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या क्या बदलाव महसूस हाँ, करते हैं आप तो इन 25-30 सालों में देहरादून में? अब आप देखिए, बदलाव तो बहुत सारे हुए हैं, हर क्षेत्र में बदलाव हुए हैं। जी, ये सोच के कि भाई आदमी का फैसिलिटी बढ़ेगी, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ेगी, वो तो बड़ी है। पहले आपको याद होगा, हमें याद है, कोई बीमार होता था तो बीमार को लेके हम या तो चंडीगढ़ भागते थे या दिल्ली भागते थे। कोई हॉस्पिटल नहीं था कोई ढंग का। वो फैसिलिटीज आई हैं, अब इतना दूर जाने की जरूरत नहीं हम लोग को, फिर भी लोग जाते हैं जिसको जरूरत जाने होते। एजुकेशन देहरादून का पहले ही बहुत अच्छा था। बिल्कुल। उसमें तो हमें बस हायर एजुकेशन था, कॉलेजेस वगैरह का, वो थोड़ी कमी थी, वो भी अब पूरी हो गई है। फिर साथ में जो है खाने पीने की जो व्यवस्था थी यहाँ पे था, या अपने आप में संपन्न थे, ऐसा कुछ नहीं था। नीचे सहारनपुर, मेरठ, इधर कालसी, विकास नगर, ऊपर से पहाड़ों से सब कुछ अवेलेबल था। और शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इसका कोई अभाव नहीं था। पर आप देखिए कि अगर कोई कहता है, संगठन या संस्था या कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम देहरादून को सुंदर बनाएंगे, भाई देहरादून तो पहले सुंदर था। बिल्कुल, देहरादून तो पहले ही खूबसूरत था। बिल्कुल, सदियों सदियों से, द्रोणाचार्य के समय से इतना खूबसूरत जगह है, इतनी, इसको आप कैसे सुंदर बना सकते हो? और तो उस सुंदरता को नष्ट करके आप और सुंदर क्या बनाना चाहते हो? वो आज के डेट में हम देख रहे हैं, जो गलत है उसी का विरोध है। जो अगर हमने खलंगा में जो पानी पीने की व्यवस्था के लिए उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो प्रपोजल रखा था, जिसमें 7 हेक्टेयर जंगल, साल के जंगल का सफाया हो रहा था। 7 हेक्टेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। तो जब वो देखा, और वो हमारे खलंगा एंग्लो गोरखा वॉर की जो क्षेत्र है, जो बैटल फील्ड है, जिसको सर्वे युद्ध क्षेत्र बोलते हैं, उसको सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से हमने पूरा सर्वे करा के मैप बनाया हुआ है बैटल फील्ड का। उसमें ये सब हो रहा था। तो वो तो हमारे समुदाय को एक्सेप्ट ही नहीं हुआ बिल्कुल, कि आप इतिहास के साथ क्यों इतने खिलवाड़ कर रहे हो। और वो भी अगर आप बोलते हो कि भाई साल आरक्षित श्रेणी का पेड़ है, तो फिर ये जो नियम है किसके लिए है? हमारे लिए, आपके लिए नहीं है। अब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में एक ही कॉलेज है जहाँ फॉरेस्ट की पढ़ाई होती है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI। वहाँ पे आप बड़े बड़े जो आपके जो ऑफिसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप ज्ञान देते हो फॉरेस्ट के बारे में, कैसे फॉरेस्ट बढ़ाना है, कैसे संरक्षण करनी है। उसी के नाक के नीचे आप ये काम कर रहे हो, जंगल कटान। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात हुई। तो इस चीज़ को हमने काफ़ी विरोध किया, लोग आए आगे, बोला भाई ठीक है, तब जाके। और हमने कहा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कि हम इस चीज़ को पानी पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, पर जरूरी है आपने आरक्षित पेड़ का आपने जो वध करके आरक्षित वन क्षेत्र को समाप्त करने का कहीं और कर लो। बिल्कुल। और फिर हमने जो देखा तो इसमें कई चीज़ निकले आगे। तो फिर हमने सरकार को जब चीज़ें स्पष्ट नज़र आई तो उन्होंने भी फिर सही डिसीजन लिया, आगे शिफ्ट किया उसको, और जंगल ही बच गया और पानी की व्यवस्था का भी प्रबंध हो जाएगा, दोनों चीज़ हो जाएंगी। तो संरक्षण भी हो गया और विकास भी हो गया। बिल्कुल, जिस चीज़ का मैं आपसे कह रहा हूँ। आप जो है खलंगा समिति के अध्यक्ष के तौर पर लगातार खलंगा के वनों को बचाने के लिए सक्रिय रहे हैं। उसके साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में जो देहरादून के एक दूसरे क्षेत्र से वृक्षों को बचाने के लिए आवाज उठी है, ढाकरा
ढाकरा क्षेत्र। तो ढाकरा क्षेत्र में भी आप बड़े सजग और जागरूक रहे हैं वन और पर्यावरण की रक्षा के लिए। तो एक फौजी होने के बावजूद आपको इस दिशा में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, डाकरा का जो मसला जो अभी उठा था कि वहाँ से जो है सरकार कोई सड़क बनाना चाह रही है जो सीधा किमाड़ी तक पहुँचेगी और वहाँ से फिर मसूरी जाने के लिए एक रास्ता, नया रास्ता निकलेगा, बाईपास। तो ये सब होने के लिए जो डाकरा जो कैनाल, जिसको बीजापुर डैम से बीजापुर कैनाल आ रही है, उसका बचना मुश्किल लग रहा है। उसमें 3 घराटे हैं जो पंचक्की जिसको बोलते हैं, एक्टिव है तीनों। अच्छा। और ये जो कैनाल है ये 1841 में इसमें पानी डाला गया था। या शुरुआत इसकी 1841 से हुई है। 1841 से, मतलब उससे 2-3 साल पहले ये बनना शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। और जो आप बनावट देखें उस कैनाल की, बीजापुर डैम की, और वहाँ से जो नहर आ रही है आगे तक जा रही है, कोलागढ़ और नीचे जितने भी सिंचाई क्षेत्र हैं हो रहे हैं हमारे, तो वो सब जो है, जो पहले चूना और मसूर की उड़द की दाल उससे जो बनता था, उसी का बना हुआ पत्थर बनाए हुए। तो आज की डेट में इस चीज़ को हम जितना मर्जी पैसे खर्चा कर ले ऐसा नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो ये एक तरह से आपका कहने का तात्पर्य है कि वो क्षेत्र, वैसे भी वो नहर, वो कैनाल जो है पर्यावरण की दृष्टि से, आर्कोलॉजिकल दृष्टि से संरक्षण का विषय है, मांग रही है। क्योंकि वो जो है संरक्षण होगा उसका, तो उसमें पानी बह रहा है, जहाँ सिंचाई हो रही है वहाँ तक पानी जा रहे हैं, तो उसको आप कैनाल डिपार्टमेंट जो हमारी है उसको मेंटेन करें। और उसके दोनों तरफ सड़कें हैं, और दोनों सड़कों को आप ठीक ठाक करो, और पेड़ों को जो लॉपिंग करनी है। और मैंने वहाँ दुकानदार से उस दिन बात किया था मैंने कि ये पेड़ काटने की बात हुई, आपको पता है? तो दुकानदार बोले हाँ हमें पता है। तो क्यों काट रहे हैं पेड़? उन्होंने बोला कि इसमें जो बिजली की तार गिर जाती है, पेड़ बिजली की तार के ऊपर ये पेड़ की टहनियों गिर जाती है, तो उस वजह से ये पेड़ काट रहे हैं। ये एक आम दुकानदार जो उसे लॉजिक दिया गया। तो मैंने भी सोचा ऐसा, मैं क्या, ऐसा नहीं है, पेड़ काटने का कारण वो नहीं है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, हम आपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ के लिए भी हो रहा है। क्या हो रहा है हम बोल नहीं सकते इस यहाँ बैठ के। पर एक तो संरक्षण उसकी चाहिए हमको, दूसरा पेड़ों का संरक्षण चाहिए, जिसमें 700-800 पेड़ की, मतलब आपको लगता है कि वो 700-800 पेड़ काटे जाने के पीछे कहीं ना कहीं भूमाफिया भी हो सकता है, पृष्ठभूमि में है? हो सकता है। उस दिन मैंने बोला था कि जब हम बोलते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं पार्षद से, विधायक से, सबसे, कि सड़क की मरम्मत करा दो, थोड़ा सा व्यवस्थित कर दो, बिजली के पोल हैं, तार तो लटके हुए हैं, तो अभाव आता है अर्थ नहीं है कि आपदा आ गई तो उधर पैसे चले गए, उधर रोड बन गया। तो और फिर एक बार 2017 में जब उत्तराखंड हमारे इसमें बात चली थी, प्रस्ताव आया था और पास भी हुआ था कि इस दून को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। तो आज 2026 हो गया है, स्मार्ट सिटी के नाम पे हम सब जानते हैं कि क्या चल रहा है। तो अगर स्मार्ट सिटी था तो आपने ये जो तार लटके हुए थे जिसके ऊपर पेड़ गिर रहे हैं, इसको आपने अंडरग्राउंड क्यों नहीं किया? अभी तक करना चाहिए था, सेफ्टी के तौर से भी और व्यवस्था के तौर से भी। और जब वो अंडरग्राउंड होगा तो सड़कें दोनों तरफ काफ़ी चौड़ी है। और जैसे हमने 6 नंबर पुलिया के पास सब्जी मंडी वालों का व्यवस्था किया है, वो छोटे छोटे सब्जी के स्टॉल बना के, उसी तरह से यहाँ गड़ी डाकरा के सब्जी वालों के लिए बना दो, दोनों तरफ व्यवस्थित कर दो और सड़क को रहने दो, ताकि अगर यहाँ पे ये हाईवे बनाते हैं तो विनाश तो होगा, हमारे हेरिटेज का विनाश होगा, वृक्षों का विनाश होगा, और साथ में आप चाह रहे हैं कि आशा रोडी से निकल के ट्रैफिक को आप सीधा मसूरी के लिए यहाँ लेके आओगे, बल्लूपुर चौक से आप सीधा किमाड़ी ले जाओगे। तो ये फिर आपने जो आशा रोडी से लेफ्ट में जो आप हाईवे निकाल रहे हो, बाईपास, वो किसके लिए निकाल रहे हैं? ट्रैफिक को आप वहीं से मसूरी के डाइवर्ट करो और सीधा आप उसको, जहाँ पे हमारा रोपवे बन रहा है मसूरी के लिए,
वहाँ निकालो, तो जिसको रोपवे में जाना है वो रोपवे में चले जाए गाड़ी खड़ी करके, जिसको आगे जाना है वहाँ से आगे राजपुर रोड मिल जाएगा। शहर के अंदर टूरिज़्म, ये पर्यटक की गाड़ियों को अंदर लेके आना फिर किमाड़ी निकालना, इसमें हम लोग जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब ये गाड़ी अंदर आएंगी तो 100% जाम की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण जो है कोई समाधान नहीं है ट्रैफिक कंट्रोल, स्थायी समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है ट्रैफिक कंट्रोल का। बिल्कुल स्थायी समाधान नहीं है। लगातार गाड़ियां बढ़ रही हैं, लगातार ट्रैफिक बढ़ना है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है ना। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब तक ट्रैफिक व्यवस्था नहीं करेंगे ठीक ठाक, तब तक ये चौड़ीकरण से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा हरिद्वार बाईपास देख लो, चौड़ीकरण हुआ, कुछ साल चला, फिर वैसे ही हो गया, अभी वहीं सबसे ज़्यादा जाम लगते हैं, और वैसे यहाँ होगा। और जब जाम लगेगा तो आप लोकल आदमी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो। स्कूल बस टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाएगी, एम्बुलेंस के लिए जगह नहीं मिलेगी, और टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो जाम में फंसे, वो परेशान हो जाएंगे। टूरिस्ट में आते हैं, उनके एल्डर मदर फादर आ रहे हैं, दादा दादी आ रहे हैं, बच्चों के, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, जाम में फंसे हैं, उनको टॉयलेट जाना है, कहाँ जाएंगे? उनकी तबीयत खराब है, कहीं नहीं जा पाएंगे टूरिस्ट वाले। और ये सब होना है पेड़ काटने की कीमत पर। हाँ, ठीक है। तो और उन्होंने सोचा है कि चलो हम मसूरी पहुंच जाएंगे आज, लेकिन मसूरी सुबह पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे वो शाम को जाम की वजह से। तो उनका पूरा प्लानिंग पूरा प्लानिंग चौपट होएगा टूरिस्ट घूमने का, जो बुकिंग कराई है, ये कराया, वो सारा। तो यहाँ से ट्रैफिक घुसाना शहर के बीच में, हम आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी अपने लिए खुद के लिए खड़े करने वाले हैं। तो इसको व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। डाका वहाँ से रास्ता निकालना, शहर के बीच से निकालना, मेरे समझ में तो ठीक नहीं होगा। उसको भारी निकालें, और शहर भी साफ़ सुंदर रहेगा, लोग भी परेशान नहीं होंगे। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे स्कूल बस हो, चाहे कोई भी आना जाना कर रहा, डेली रूटीन ऑफिस जाना हो, किसी ने रेलवे स्टेशन जाना है ट्रेन पकड़ने, किसी ने ISBT जाना है बस पकड़ने, किसी ने एयरपोर्ट जाना है, वो सब जाम में फंसे रहेंगे। तो इसका इन्होंने बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। सिर्फ यहाँ निकाल दो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और ट्रैफिक कम ही होगा, बढ़ेगा ही, कम तो होने वाला नहीं है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या आपकी रणनीति है आगे ढाकरा के वृक्षों को लेके? ढाकरा क्षेत्र में जो चिन्हित वृक्ष हो चुके हैं, जिनकी संख्या 700 से ऊपर है। देखिए, हमने उस दिन जो पहला एक आंदोलन कह लो या प्रोटेस्ट कह लीजिए, उसको किया था वहाँ पे, सांकेतिक प्रदर्शन कह सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि सरकार तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाएं कि भाई हम आपके इस उद्देश्य से या इस आपके डिसीजन से हम लोग थोड़ा सा खुश नहीं है, कारण ये है, तो इसका आप कुछ और समाधान ढूंढिए, हम आपके साथ हैं। हो सकता है वो किसी कारण से जो हमें पता नहीं हो, किसी कारण से उन्होंने ऐसा जो है डिसीजन लिया हो, हमें पता नहीं है। उनकी सरकार की वहाँ ऊपर बैठे उनकी दृष्टिकोण कुछ और होती है, आगे तक के समय के लिए जो भी आपका जो सिटी का प्लान है 2031 का या 2040 का, उसके हिसाब से कुछ किया हो, तो हमें पता है। लेकिन आज की स्थिति में जितना हमें पता है उस हिसाब से हमने वो अपनी आवाज़ उठाई थी, और अगर उसका और समाधान मिलता है तो सबसे अच्छी बात। लेकिन अगर आपको सरकार ये संतुष्ट करती है कि ये पेड़ काटे जाने जरूरी हैं, तो क्या आपका आंदोलन यहीं पर रुक जाएगा? वृक्षों को बचाने के दृष्टिकोण से वृक्षों को बचाना है, उसमें आप कोशिश करना, क्योंकि आज हम धरोहर बोलते हैं जी, तो वृक्ष भी हमारे धरोहर हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर उत्तराखंड में वृक्ष ना हो, पानी ना हो, जंगल ना हो, तो कौन सा पर्यटक आएगा यहाँ पे? कोई पर्यटक नहीं आएगा। इसी के लिए तो आते हैं कि एक नेचर के साथ, अब आप नेचर को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे तो, और जिस पेड़ को आप काटने की बात कर रहे हैं, वो पेड़ को उतना बड़ा करने के लिए 15-20 साल कम से कम लग जाएंगे, नया भी अगर लगाएंगे आप। तो उदाहरण सहजधार रोड में जो हुआ है वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है अभी आज के ज़माने का। तो उस तरह के हम काम, क्योंकि काटना बहुत आसान है, 15-20 दिन में पूरे पेड़ साफ हो जाएंगे, लेकिन उसको वैसे लगाना
बहुत ही मुश्किल है। और लगेगा नहीं लगेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है, पेड़ उतना बड़ा होगा नहीं होगा ये भी कोई नहीं कह सकता। तो जो है उसको संरक्षण की ज़रूरत है। उसमें रहने वाले पशु पक्षी जितने भी उसमें कीड़े मकोड़े जानवर हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा एक रोल है। बिल्कुल, जिसमें फूलों का खिलना, फलों का पकना, सब उसमें शामिल होता है। तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का संरक्षण करें तो व्यवस्थित अभी भी है, गाड़ी अभी भी चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। पेड़ है उसके बावजूद भी, पेड़ काटेंगे तब भी लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। तो जो अपनी हमारी संपत्ति है पेड़, इस संपत्ति को नष्ट ना करें, इस संपत्ति को हम रखें अपने साथ। और अगर पर्यावरण से अगर हमें कुछ चाहिए तो हम उतना ही लें जितनी हमको ज़रूरत है। मैंने एक बार अपने खलंगा मेला के समय में, उस टाइम हमारे माननीय अपने वन मंत्री सुबोध उनियाल जी आए थे, तो मैंने उनके सामने अपने भाषण में हमने कहा था कि जंगल से हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। जिस प्रकार से हम ATM से उतने पैसे निकालते जितनी हमको ज़रूरत है, बाकी पैसे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। उसी तरह से जंगल का जो धन है उतने ही निकालें जितनी हमें ज़रूरत है, बाकी रहने दें दूसरी पीढ़ी के लिए, जंगल नष्ट ना करें। तो इस चीज़ को लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमको फ़ायदा होगा और हम कहीं गलती नहीं करेंगे। और हमारे जो उत्तराखंड में जो बड़े बड़े नाम है, गौरा देवी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, फिर हमारे बहुगुणा जी, तो इन्होंने जो काम किया, तो मैं कभी कभी जब अकेले बैठ कर सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जो इन लोगों ने जो त्याग किया, जो इन्होंने अपने संरक्षण करी उत्तराखंड के जंगलों बचाने के लिए, तो क्या इनका जो मेहनत, जो इन्होंने दुख उठाए, वो सब बेकार था? आज के ज़माने में, आज के सरकार के सामने वो चीज़ बेकार हो गई? जो इन्होंने मेहनत करी इन लोगों ने, वो सब, उन सब की मेहनत को इन्होंने बराबर कर दिया 2026 में आके। बिल्कुल, इसका मतलब यही हुआ, आपने अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं की, जो उनके उद्देश्य थे, जो उनकी मेहनत थी, आपने उसके ऊपर पूरा पानी फेर दिया उत्तराखंडी होके। तो उनके उद्देश्य को हमने आगे बढ़ाना है, ना कि उनके जो काम पे हमने पानी फेरना है। बिल्कुल। तो ये मैं सोचता हूँ, तो आपके माध्यम से अगर मैं इस बात को कह सका हूँ तो लोगों को समझ में आनी चाहिए इस चीज़ को। नहीं, देहरादून में की अगर हम बात करते हैं तो खलंगा में साल के जंगल को बचाने में, या फिर अभी गढ़ी डाकरा के क्षेत्र में जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, फिर इन 700 पेड़ों को बचाने के लिए लगातार पर्यावरण प्रेमी और तमाम जनता के लोग, कुछ NGO भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इससे पूर्व खलंगा में आपके साथ ही तमाम लोगों को एक सफलता मिल चुकी है, साल का जंगल खलंगा का बचा हुआ है। तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि देहरादून के सिकुड़ते वन क्षेत्र को, और जो हम लगातार पहाड़ को काट के समतल बना रहे हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इस पर तत्काल प्रभाव से लगाम लगाए जाने की जरूरत है, और इसके लिए एक वृहद आंदोलन जनता के साथ लेकर किए जाने की सख्त जरूरत इस देहरादून को और इस उत्तराखंड को है? देखिए, आंदोलन की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि चाहे आम जनता हो, चाहे सरकारी मुलाजिम हो, चाहे हमारे नेता लोग हों, कोई भी हो जी, इन सब के जहन में ये बात बहुत स्पष्ट है कि वृक्ष हमारी धरोहर है, इनको बचाना है। कहीं ना कहीं इनको भी मालूम है कि इनको काटना ठीक नहीं है। हम आज के पिछले 10-15 साल से हम लोग स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि वृक्ष लगाओ, पेड़ बचाओ, किताबों में है, टेक्स्ट बुक्स में। वही बच्चे आज बड़े होकर कॉलेज में आ चुके हैं, वही बच्चे जो हैं पढ़ के कॉलेज से निकल के जॉब कर रहे हैं। तो ये सबको मालूम है, वही बच्चे IAS PCS बन के निर्णय भी ले रहे हैं। हाँ, निर्णय भी ले रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं इनको एक विकल्प ढूंढना पड़ेगा जिससे कि संरक्षण भी हो, विकास भी हो। और विकास हमने नहीं मांगा है, अभी कोई किसी की डिमांड नहीं है कि आप ये बनाओ वो बनाओ। 4 धाम 100 साल पहले भी होता था,
200 साल पहले भी होता था, बिल्कुल। तब भी लोग जाते थे, पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में जाते थे। मेरे घर के मेरी खुद की परनानी बैलगाड़ी में गंगोत्री गई थी रायपुर से। तब वो एक तीर्थ होता था जब सब कुछ छोड़ के जाते थे घर पे अपने, सोना, और वापस आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं था। रास्ता दुर्गम था, पहाड़ी क्षेत्र था, अपने खाने का लकड़ी लुकड़ी हथियार सब लेके जाते थे धीरे धीरे। जंगली जानवर भी थे और भी लुटेरे होते थे इस टाइप की और पहाड़ी क्षेत्र था, मौसम का पता नहीं है। तो तब भी लोग जाते थे 4 धाम। तो अब 4 धाम आज भी जा रहे हैं, लेकिन आज आप देखिए जितने वीडियोस आ रहे हैं 4 धाम से, बिल्कुल, तो वो मतलब एक तरह से मतलब अच्छा लगता नहीं है वो वीडियो देख के। कहीं ना कहीं यह महसूस होता है कि व्यक्ति जो है तीर्थाटन की जगह प्रकृति से खिलवाड़ करने के लिए लगातार उत्तराखंड आ रहा है। वो है, और प्रकृति जो है ना अपनी जगह बना लेती है, और वो किस मोल पे बनाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, उसके लिए किस किस को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कौन निर्णय ले रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, और कौन भुगतान करेगा, ये तो समय बताएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। तो हमको ऐसा करना है कि मतलब जिससे कि संरक्षण भी, अब जैसे खलंगा का जो वन क्षेत्र है जो नाला पानी का, उसमें हमारे जो बल्लभपुर में जो जियोलॉजिकल, उन्होंने कई साल पहले अपने पेपर्स में लिखा हुआ है कि खलंगा के जंगल के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे छेड़छाड़ ना किया जाए। अच्छा। पेड़ों के साथ कंस्ट्रक्शन, वहीं पे ओली गांव हो गया इस सब क्षेत्र में, क्योंकि वो सेस्मिक जोन में पड़ता है। वहाँ पे अगर आपने वहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर का और जो पेड़ पौधों का अगर आपने छेड़छाड़ किया तो वो ट्रिगर कर सकता है। ये बहुत स्पष्ट मैंने ढूंढा कहीं से, और वो डॉक्यूमेंट है, उन्होंने लिखित में दिया हुआ है वार्निंग। तो वहीं से जो पहले जो आपने माइंस थे, दुबड़ा माइंस वगैरह, वहाँ से माल देवता और सेंसाई आश्रम तक, ये पूरा सेस्मिक जोन 4 जोन 5 में आ रहा है। तो और वहीं पे इतने सारे रोड कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, ये सब हो रहा है। उससे बरसात का पानी, वैसे पानी जो है अंदर घुस रहा है, और वो कहीं ना कहीं हलचल करेगा। भूगर्भीय हलचल की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, आपका कहने का तात्पर्य बढ़ रही है, और गर्मी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे मिट्टी एक्सपैंड होती है, पत्थर एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, उससे भी जो है लैंडस्लाइड और ये सब चीज़ें बहुत बहुत पॉसिबल है। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हम बिना प्रॉपर स्टडी के, बिना किसी एडवाइज़र के, वहाँ पे रास्ता निकाल दो, गांव है 4 घर है, रास्ता निकाल दो उधर है। और रास्ता निकालने में कौन है? कोई जेई वगैरह जो है पढ़े लिखे, उनका वहाँ जाके रॉक स्टडी करना, सॉइल स्टडी करना, देखना कैसे क्या है, वो सब होने के बाद रास्ता बनाए। अब वहाँ पे एक जेसीबी ड्राइवर है जिसको बोला भाई तूने यहाँ से रास्ता काटना है, या भी ठेकेदार है, वो घड़ काट देगा, जहाँ उसको जगह मिली वहीं, जहाँ उसे आसान लगे वहाँ काट देगा, और वो मिट्टी उठा के उसे नीचे फेंक देना है। डंपिंग जोन में नहीं ले जाना है उसको, पैसा लगता है डंपिंग जोन ले जाने के लिए, मिट्टी भर के वहीं से नीचे फेंकना है। उसके नीचे जितने भी पेड़ पौधे हैं रोड के नीचे से खराब हो जा रहे हैं। नदी ब्लॉक हो रही है, नदी अपना दिशा थोड़ी चेंज कर रही है, ऊपर से डंपिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए, जो जिनके हाथ में हमने विश्वास से कमान दी है, वो विश्वास को बनाए रखे जनता के लिए, तो अच्छा होगा। देखिए अभी आगे क्या होता है। कोशिश तो ये है कि हम लोग संरक्षण करें, बहुत अच्छे लोग हैं, सब अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने जितना बन सकता सब कर रहे हैं। हर कैटेगरी के लोग, बच्चे हों, स्टूडेंट हों, महिलाएं समिति हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, NGOs हैं, सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छा सोच रहे हैं और हो रहा है। तो ये है कि ये चीज़ थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, स्टेबल हो जाए, और शासन प्रशासन अपना जो है
सख्ती से थोड़ा काम लें। नहीं, लेकिन देहरादून को अगर आप देखें तो देहरादून में लीची के बागान लगभग समाप्त हो चुके खत्म हैं। हो चुका। जो तमाम हमारी छोटी नदियां थी, रिस्पना है या और अन्य छोटे छोटे नदी नाले खाले हैं, उनके तमाम किनारों पर कब्जे हो चुके हैं और वो कूड़ा बहने वाले नाले बन चुके हैं। जंगल काटने के प्रयास लगातार जारी हैं। सहस्त्रधारा रोड की आपने बात की, खलंगा आपके आंदोलन से बचा या ढाकरा में आप आंदोलनरत हैं, लेकिन तमाम अभी दिल्ली का हाईवे बना, तमाम जंगल कटे, लगातार जंगलों को कटने का सिलसिला जारी है। तो इस जो वृक्ष कटान का और ये प्रकृति से छेड़छाड़ का लगातार सिलसिला चल रहा है, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों की और वन क्षेत्रों की जमीनें बिक रही हैं, पर्यावरण को लगातार सड़क बनाने के नाम पे हस्तक्षेप किया जा रहा है पर्यावरणीय गतिविधियों में, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या देहरादून बच पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरण संरक्षण वाले जितने भी एनजीओ है, ये तो यही कह रहे थे, अगला जो इलेक्शन है वो पेड़ों के हिसाब से होगा। पेड़ों के हिसाब से मतलब पेड़ होंगे तो वैसे ही वोट पड़ेंगे। अच्छा, जिसको भी डालना है। अब क्योंकि हमारी तो डिमांड यही है इलेक्शन की में, 2-4 उनके जो मैंडेट होते हैं, जो मुद्दे होते हैं कि इस पार्टी का ये मैंडेट है, इसका ये मैंडेट है, तो हमारे भी ये मैंडेट है भी पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जानवर, तो हमारा तो एक ही मैंडेट है। आपका कहने का तात्पर्य है कि तमाम पर्यावरण प्रेमी इस बार जो सरकार चुनेंगे वो वृक्ष बचाने के दृष्टिकोण से बस नई सरकार का चुनाव हो, कि वो अगर आप संरक्षण नहीं दे पा रहे हो उस चीज को जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वन, नदियां, ये क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है? जनसंपत्ति, जनसंपत्ति, जल जंगल और जो भी जनसंपत्ति है। बिल्कुल ठीक है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक हम दिया हुआ है कि आप इसके ठेकेदार हो, एक ठेकेदार हो, आप केयर टेकर हो। बिल्कुल, ये आप एक केयर टेकर हो, आप इसके मालिक नहीं हो। इस चीज को समझना चाहिए। तो और वो उस हिसाब से काम करते हैं, कहीं गलती कर जाते हैं। वैसे ही सरकार जो है, हमारी सरकार है, हमने बनाया, हम उनके साथ दे रहे हैं, पर उनका भी काम है फिर कि जो भाई आपका जो है मैंडेट, उसमें हमारा भी तो, अब परिवार में 4-5 बच्चे हैं, सब बच्चे की डिमांड होती है, तो हर बच्चे की डिमांड पूरी करनी है माँ बाप ने, तो बिल्कुल नहीं करेंगे तो बच्चा नाराज हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा उत्तराखंड स्टेट को अगर लेते हैं तो ये हमारे भी कुछ डिमांड है भाई, इसको आप थोड़ा देखिए। बिल्कुल, बस वही है। तो पर्यावरण बचाने के इस आंदोलन में कौन कौन लोग आपके साथ मुख्य रूप से शामिल हैं? कुछ मुख्य लोग जिनके आप नाम हमारे साथ साझा करना चाहें। ऐसा मुख्य रूप क्या, जितने अब मुझसे पहले जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, जो कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, गौरा देवी हो गई और विश्वदत्त सकलानी जी हो गए, अपने सुंदरलाल बहुगुणा जी हो गए, ये मतलब ये कह लीजिए कि ये हम लोग तो उस समय हमको होश भी नहीं था जब इन्होंने ये आंदोलन किया। आप कहना चाह रहे हैं कि आप उसी मुहिम को आपने आगे ले जाना है, बढ़ाने का ना, और बीड़ा उठाया। अब दूसरा, हम जब तक फौज में थे तो ठीक थे, हम अपना काम कर रहे थे, टाइम ही नहीं था हमारे पास, पर जब आप रिटायर होकर आ गए तो ये हमारी जन्मभूमि, यही अब हमारी कर्म भूमि, तो इसको हम अपना कहते हैं, तो इसके संरक्षण के लिए हम खड़े होंगे। और दूसरी चीज है कि अब ऐसा समय है, ऐसे उम्र के ऐसे पड़ाव में है जब हमें कुछ चाहिए नहीं, हमने पर्यावरण को, समाज को वापस देना है। बिल्कुल, हम उस अपने ज़िंदगी के वैसे पड़ाव में है कि अब हमें चाहिए नहीं, जो मिलना था मिल गया, अब हमें नई पीढ़ी को, पर्यावरण को, समाज को हमने वापस करना है। तो उस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र लेके चलते हैं तो फिर ये पर्यावरण संरक्षण, नदी जल संरक्षण और सब चीज़ें बहुत ज़रूरी, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद फिर और कुछ आती है,
जब ये ठीक हो जाएंगी तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो ये हमारा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के साथ में बहुत सारे हैं, मुझसे सीनियर हैं लोग और अलग अलग NGOs हैं, ग्रुप्स हैं, और कुछ बच्चे भी हैं या कॉलेज वाले भी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तो उम्र का कोई इसमें वो रोक टोक नहीं है, बस एक सेम सोच वाले लोग होने चाहिए, और लाइक माइंडेड पीपल, और ये जो है काम हम आगे बढ़ता रहेगा, और हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। और सरकार को कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जहाँ भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ के सहयोग करते हैं, वहाँ वो पीछे नहीं हटते, वो उस चीज़ को मान लेते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। सरकारी पक्ष सरकार खुद, जैसे खलंगा का एक उदाहरण है, फिर ये दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास तक का जो पीछे हुआ था पेड़ कटान, सर्वे ऑफ इंडिया के उधर, वो भी उन्होंने मान लिया, ठीक है। और चाहे जितना मर्जी हो, आवाजान चल रही है, सब चल रहे हैं, सब हो रहा है बिना पेड़ कटे। तो कहीं ना कहीं सरकार उस चीज़ को समझती है, और उनको उनके हाथ मजबूत करने के लिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हम ज़रूर उठाएंगे। आपका मानना यह है कि झुकेगी सरकार, झुकाने वाला चाहिए? झुकना तो है, ये कह सकते हो, लेकिन झुकाना तो हम उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये है कि भाई जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है गलत है, बस। तो अगर आप गलत कुछ बोलेंगे तो हम तो नहीं खड़े होंगे आपके साथ, आप सही करोगे आपके साथ खड़े रहेंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि खलंगा के बाद या मुख्यमंत्री आवास वाली जो हमारी हाथी बड़खला की सड़क है, उसके बाद फिर अब ये ढाकरा की नई जंग आपने शुरू की है, आप इसे भी जीतेंगे, और ये 700 पेड़ जो आपने बचाने का एक मुहिम शुरू की है, ये मुहिम आगे बढ़ेगी, और आप कहीं ना कहीं इस पर, इन पेड़ों को बचाने में भी कामयाब होंगे। उम्मीद है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो हम अपने इस काम में सफल हों, क्योंकि एक बात जो हमने स्कूल में सीखी थी, सुनी थी टीचरों से, कि जीत तो सच्चाई की होती है, जीत तो सच्चाई की होती है। तो जो सच्चा है वो जीतेगा। कोशिश जारी है, बाकी देखते हैं। इनको ऐसा भी कुछ नहीं है कि आज ही हमको वहाँ से टूरिस्ट निकालने के माड़े में, कहीं और से भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रशासन को व्यवस्था की ज़रूरत है। जगह बहुत है, इतने जगह में बहुत कुछ हो सकता है, बस थोड़ा सा ट्रैफिक कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल, ये सब करके हो सकता है कि एक बेनिफिट और डाउट हम सरकार को ये दे सकते हैं कि जो ये हाईवे खोला है 6 लेन दिल्ली देहरादून वाला डाटकाली तक, ये अभी खुला है, तो उसका जो इन्फ्लक्स, जो भी वहाँ पे जो टूरिज़्म के तौर पे लोग आ रहे हैं, अभी गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, और तो उसमें तो ये पहला सीज़न है, ये पहला साल है 2026। तो उस 2026 से हमको कुछ सबक मिलेगी कि डेंसिटी क्या होती है, कितने लोग आते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो पहला साल होने के कारण थोड़ा सा हो सकता सरकार, और वैसे 4 धाम में पूरी मैन पावर रिसोर्सेज लगे हुए हैं उत्तराखंड सरकार के, तो हो सकता है कि इस चीज़ का एक अनुभव हो जाएगा इस साल, तो अगले साल से ये चीज़ थोड़ी कंट्रोल हो सकती है। तो तब तक सरकार को थोड़ा सा विनाश की तरफ ना जाके अपना संचालन पे ध्यान देना चाहिए, और विकास का दूसरा एक विकल्प ढूंढना चाहिए जिसमें कि संरक्षण मिले और विकास भी हो। तो ये थोड़ा सा एक मेरी सोच है। तो पहाड़नामा के माध्यम से आप उत्तराखंड के तमाम पर्यावरण प्रेमियों को, छात्रों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये कि ये लड़ाई जो है एक दिन की नहीं है, ये पहले भी लोग लड़ते रहे हैं, आज भी लोग लड़ रहे हैं, कल भी लोग लड़ते रहेंगे। तो वही जो लोग लड़ रहे हैं, इनकी वजह से संरक्षण मिल रहा है। अगर ये ना होता, इनकी आवाज़ ना उठती, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या दुर्दशा होती, कटाव का, खनन का, इधर उधर रोड कंस्ट्रक्शन, तो क्या किस हालात में हम लोग होते अगर हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठाते। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि मिलकर आवाज़ उठाना हाँ, मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। जरूरी है, क्योंकि अभी आप देखिए 2 दिन धूप लगे क्या हालत हो जाती है। बाहर सड़क पे वो
सब्जी वाले रेडी में सब्जी बेच रहे हैं, बुरे हाल गर्मी में खड़े हैं बेचारे, छतरी लाए खड़े हैं, पानी पी रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे हैं। उन्हें यूँ क्यों झेलना पड़ रहा है? उनकी क्या गलती है? मजदूर जो काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन में, उसकी क्या गलती है? तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, गलती कोई करे, भरपाई कोई करे, खामियाजा कोई भुगते। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि भाई ऐसा डिसीजन ना ले जिससे कि आम जनता, उनकी खुद की जनता परेशान हो, उनका खुद का क्षेत्र परेशानी में आए, चाहे वो ट्रैफिक जैम की वजह से हो, चाहे पेड़ की कटान की वजह से नदी सूख रहे हो, गर्मी बढ़ रही हो। तो ये ऐसा डिसीजन ना ले जिससे कि उसका नेगेटिव इफेक्ट आए, और उसका नेगेटिव इफेक्ट सबके ऊपर आएगा। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे उनको अपनी एक लंबे दूर तक की सोच के थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा विकास के माध्यम से। और दिनचर्या तो चल ही रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन आगे भी इस तरह की दिक्कतें ना आए 5 साल 10 साल बाद, तो वैसे उनको कुछ संभल के आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। डिमांड कुछ नहीं जनता की तरफ से, किसी ने नहीं बोला कि भाई रोड चौड़ी करो या पेड़ काटो, ये उनका खुद का सोच है, खुद की डिसीजन है उनकी, किसी मैंडेट में नहीं, किसी ने डिमांड नहीं डाली कि हमें यहाँ सड़क चाहिए, 4 लेन चाहिए, ये उनका खुद का क्रिएशन है। तो इस तरह क्रिएशन ना करें जिससे कि सबको कष्ट उठाना पड़ेगा। तो यही संदेश है, इसलिए बाकी सबसे ये है कि आप लोग लगे रहिए, और सच्चाई की जीत हमेशा होती है, आगे भी होगी। जब भी समय मिलता है, जितना मिलता है अपना योगदान दो, अपना घर परिवार भी है, दूसरे काम भी है, सोशल वर्क है, जॉब है, पढ़ाई है, तो वो भी साथ साथ चलता रहेगा। प्लस साथ में हमें अवेयरनेस भी रहनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ बुरा हो रहा है, उसके साथ हमें खड़े भी होना पड़ेगा। जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ ताली बजाएंगे, जहाँ बुरा हो रहा है वहाँ विरोध करेंगे। ठीक है अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे बीच आए और आपने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अपील जनता से की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद।